एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स भारती। आज के लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट किया था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम उसकी केस स्टडीज का डिस्कशन करेंगे। हम इसमें शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग केस स्टडीज दोनों कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्ट केस स्टडीज देखते हैं। फर्स्ट केस स्टडी में क्या बोलता है, Mukesh has limited authority and responsibility and interacts with the actual workforce. At what level does he work in the organization? तो फर्स्ट केस स्टडी में ये कह रहा है कि मुकेश के पास लिमिटेड अथॉरिटी है और लिमिटेड ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है एक्चुअल वर्क फोर्स को। ये सारे फंक्शंस जो है लो लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, तो मुकेश भी जो है लो लेवल मैनेजमेंट के अंदर ही वर्क करता है। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन द रेवेन्यूज जनरेटेड बाय मैक्स इंडस्ट्रीज फ्रॉम सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स आर जस्ट सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज मेट इन द गिवन केस। अब इसमें ये बता रहा है कि जो मैक्स इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रॉफिट सिर्फ इतने ही थे जिससे वो अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सके। तो यहाँ पे मैक्स इंडस्ट्रीज जो है अपने सर्वाइवल को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने ऑब्जेक्टिव शो किया है वो शो किया है सर्वाइवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं व्हाट आर द टू अदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स व्हिच द कंपनी इज येट टू अचीव। अदर टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। अब हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो उसने सर्वाइवल तो अपना फुलफिल कर लिया है, तो अब बचे हुए 2 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन से हुए, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये हुआ सेकंड का आंसर। तो अब हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है, ITC aims to change the quality of life and the entire outlook of Indian farmers. Which objective is being highlighted by this initiative of ITC? ITC किसकी तरफ एम कर रहा है कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, और इंडियन फार्मर्स की जो है आउटलुक को क्या कर सके, चेंज कर सके। तो यहाँ पे ITC हमारे मैनेजमेंट के अंदर हमने 3 तरह के ऑब्जेक्टिव स्टडी की हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे ITC जो है सोशल ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कौन सा ऑब्जेक्टिव शो कर रहे हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है, द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट नीडेड इन स्कूल्स, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब एक्सेट्रा as they are not run on commercial basis. Identify the feature of manager ignored in this given case. अब इस केस स्टडी में क्या कहा गया है कि जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं वो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या स्पोर्ट्स क्लब में यूज नहीं होते, लेकिन हमने मैनेजमेंट के फीचर में पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होती है, ऑल परवेसिव होती है, और वो हर तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इवन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट इग्नोर्ड इन द गिवन केस। तो जो फीचर ऑफ मैनेजमेंट इग्नोर किया गया है वो है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, और मैनेजमेंट हर तरह के बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है, स्मार्ट इंडस्ट्रीज is able to achieve the target production of 5,000 units within the prescribed period. However, to achieve the target on time, additional 40,000 were paid on overtime wages to employees. Do you think smart industries is effective and efficient in its working? अब इस केस स्टडी में बताया गया है कि स्मार्ट इंडस्ट्री ने क्या करा, 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट कर दिया, लेकिन इस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए उन्हें 40,000 किसको पे करने पड़े, वर्कर्स को। स्मार्ट इंडस्ट्री है वो इफेक्टिव तो है क्योंकि उसने अपना प्रोडक्शन जो है ऑन टाइम पे कवर अप कर लिया, और इफेक्टिवनेस में हम यही देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर ले। तो वो यहाँ पे इफेक्टिव तो है लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसने अपना काम मिनिमम कॉस्ट पे कवर नहीं किया, उसे एडिशनल कॉस्ट भी यूज करनी पड़ी। तो यहाँ पे स्मार्ट इंडस्ट्रीज इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। अब हम अपनी नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं जिसमें कह रहे हैं,
In X Limited, the purchase department purchased 10 tons of raw material for the production department. However, the production department needed just 7 tons. Due to this reason, goods were overproduced and were not accepted by sales department. As a result, some goods were remained unsold. Which aspect of management is lacking? अब यहाँ पे X Limited में क्या हुआ कि जो परचेज मैनेजर था उसने 10 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर को सिर्फ 7 टन्स की क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे उसने क्या करा, 3000 टन्स का एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। की वजह से क्या हुआ, गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो गए, लेकिन सेल्स मैनेजर ने उन एक्स्ट्रा गुड्स को लेने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनके पास कुछ अनसोल्ड स्टॉक बच गया। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज लैकिंग, तो कौन सा एस्पेक्ट मैनेजमेंट का इसमें नहीं था। तो इस केस स्टडी के अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नहीं था, क्योंकि अगर परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में कोऑर्डिनेशन होता तो परचेज मैनेजर एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल का परचेज नहीं करता। और तो इस क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी देखते हैं। ABC Limited is able to achieve its target sales within the prescribed time as employees are happy and their orderliness and coordination in the work environment. Discuss the characteristics of management depict here. अब इस केस में क्या हुआ कि ABC Limited जो है अपने टारगेट सेल जो है प्रेस्क्राइब टाइम पे क्या अचीव कर पाई, किस वजह से, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन था। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कौन सा फीचर जो है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैनेजमेंट का इसमें शो किया जा रहा है। तो इसमें हमें ये भी बताया गया कि उन्हें एम्प्लॉयज के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन का वर्किंग एनवायरनमेंट था। तो यहाँ पे जो फीचर डिपिक्ट किया जा रहा है वो है इंटेंजिबल फोर्स। हमने मैनेजमेंट के फीचर में पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। और सेम एज इस केस के अंदर भी जो है एम्प्लॉयज के अंदर एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट था, जो कि क्या शो कर रहा है कि मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास केस स्टडी आती है। XYZ group of companies decided to donate 2% of its sales to child rights and you cry for improving the condition of children in India. XYZ group of companies ने क्या करा, अपने 2% of profit किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक NGO में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो किसके लिए काम करती थी, improving the condition of children in India. This initiative by the company was highly appreciated by the public and the sales increased by 10%. इस काम की वजह से जो है कंपनी की बहुत अच्छी रिकॉग्निशन हो गई मार्केट में और उनकी सेल्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव डिपिक्ट इन द गिवन केस। अब हमें पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 तरह से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। इस केस के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सोशल ऑब्जेक्टिव डिपिक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव था कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर वेलफेयर की तरफ कंट्रीब्यूशन करे। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है राम प्रसाद द चेयरपर्सन ऑफ शाह फाउंडेशन। राम प्रसाद जो है एक एनजीओ का चेयरमैन है जिसका नाम है शाह फाउंडेशन। Believes that the objective of the foundation can be achieved without a proper management system. Which characteristics of management is overlooked in the given case? अब राम प्रसाद ने क्या कहा कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जो उसका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको विदाउट मैनेजमेंट सिस्टम के भी क्या चला सकता है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज ओवरलुक्ड इन द गिवन केस। तो कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट जो है इसमें कंसीडर नहीं किया गया। तो हमने मैनेजमेंट का एक फीचर पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है, ऑल परवेसिव है, वो हर तरह के बिजनेस इवन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होती है, हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे मिस्टर प्रसाद ने क्या करा, इसी ऑल परवेसिव वाले फीचर को क्या करा है, ओवरलुक करा है। अब हम चलते हैं हमारी लॉन्ग केस स्टडीज की तरफ। तो उसमें फर्स्ट है Kamal Khan and David are partners in a firm engaged in the distribution of dairy products in Madhya Pradesh. Kamal is the holder of senior secondary school certificate from Central Board of Secondary Education with business studies as one of his elective subjects. Khan had done his post-graduation in Hindi literature. David in dairy farming.
One day there was serious discussion between Khan and David regarding the nature of management as a science. Khan argued that the management was not a science, whereas David was of the option that management was a science. बिग केस स्टडी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी. इस केस स्टडी में क्या बताया है कि खान एंड डेविड 3 पार्टनर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. एक दिन खान और डेविड के बीच में डिस्कशन हो रही थी और खान ने कहा कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस नहीं है. और ऑन द अदर हैंड डेविड ने कहा कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है. तो इन दोनों को करेक्ट करने के लिए कमल आता है और वो अपने बिजनेस स्टडीज की हेल्प से ये बताता है कि मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट साइंस नहीं है. तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया, एक्सप्लेन हाउ कमल वुड हैव बीन एबल टू सेटिस्फाई बोथ खान एंड डेविड. तो हमसे इसमें ये पूछा गया कि कमल ने किस तरह से इन दोनों को जस्टिफाई किया होगा कि मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट साइंस नहीं है. तो हमने जब नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था तो उसके अंदर एज अ साइंस में हमने 3 फीचर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से फर्स्ट फीचर था सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. सेकेंड फीचर था बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. और थर्ड था यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. तो यहाँ पे अब कमल इन 3 फीचर्स के थ्रू इन दोनों को जस्टिफाई करेगा कि मैनेजमेंट साइंस है या फिर मैनेजमेंट साइंस नहीं है. तो हमने देखा था जब हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट का डिस्कशन किया था तो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर प्रेजेंट होता है, वो भी एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके रूल्स, रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स हैं. सेकेंड फीचर हमने देखा था बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन. मतलब साइंस के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है. ऐसे ही मैनेजमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रिंसिपल्स है वो भी प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है. थर्ड फीचर था इसका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. अब जो साइंस के फीचर्स, जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते, उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जा सकता है. तो ये वाला फीचर जो है मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होता, तो इसी वजह से मैनेजमेंट को साइंस कंसीडर नहीं किया जाता. इस तरह से जो है कमल जो है खान और डेविड को जस्टिफाई करेगा कि मैनेजमेंट साइंस है या फिर मैनेजमेंट साइंस नहीं है. हमारी नेक्स्ट केस स्टडी में क्या बोलता है, मिस्टर नितिन सिंघानिया's father has a good business of iron and steel. He wants to go to USA for his MBA, but his father wants that he should join the business. On the basis of emerging trends, do you think that Mr. Singhania should send his son to USA? Give any 3 reasons in support of your answer. अब यहाँ इस केस स्टडी में क्या कह रहा है, और जो मिस्टर सिंघानिया है वो फॉरेन जाना चाहते हैं एमबीए करने के लिए ताकि वो अपने फादर का ही बिजनेस क्या कर सके, ज्वाइन कर सके. तो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि क्या मिस्टर सिंघानिया को यूएस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और इसके बेसिस पे हमें 3 रीजंस देने होंगे. तो अकॉर्डिंगली तो मिस्टर सिंघानिया को जाना ही चाहिए यूएसए, बिकॉज हमने मैनेजमेंट को अप टू सम एक्सटेंट तक प्रोफेशन भी कंसीडर किया है. तो जब हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे तो कुछ फीचर्स थे प्रोफेशन के जो मैनेजमेंट के अंदर भी प्रेजेंट थे, जैसे कि उसका एक फीचर था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. तो ये फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इसका एक और फीचर था रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जो कि मैनेजमेंट के अंदर नहीं प्रेजेंट होती. थर्ड इसका फीचर था प्रोफेशनल एसोसिएशन,
जिसका मतलब है कि अगर किसी भी प्रोफेशन को एज अ प्रोफेशन वर्क करना है तो सबसे पहले उसे कोई भी डिग्री या फिर कोर्स को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो किसके थ्रू से कंप्लीट करता है, किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन के। तो ये फीचर जो है मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। तो अगर मिस्टर सिंघानिया यूएस जाके अपनी एमबीए कंप्लीट करते हैं तो इस तरह से उनके अंदर मैनेजरियल स्किल्स एबिलिटीज और ज्यादा डेवलप हो पाएंगी। सर्विस मोटिव, अब प्रोफेशन के अंदर तो मेन मोटिव यही होता है कि जो प्रोफेशन होता है वो अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर सके। इसी तरह मैनेजमेंट के अंदर अगर मैनेजर्स के पास कंप्लीट नॉलेज है, स्किल्स है मैनेज करने की, तो इजीली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट को क्या कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। तो इसी तरह अगर मिस्टर सिंघानिया यूएस जाके मैनेजरियल स्किल्स और एबिलिटीज को डेवलप कर पाए तो इस तरह से वो बिजनेस के अंदर एंटर इजीली हो पाएंगे। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मिस्टर सिंघानिया को यूएस जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है, आशुतोष गोयनका was working in X Limited, a company manufacturing air purifiers. He found that the profit has started declining from the last 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm. So he analyzed the business environment to find out the reason for this decline. Identify the level of management at which Ashutosh Goenka was working. तो यहाँ पे कोई एक आशुतोष गोयनका है जो एक्स लिमिटेड के अंदर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वो किस लेवल के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। अब हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था कि हमारे मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। कौन कौन से, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लो लेवल। बताया गया है कि एक्स लिमिटेड के जो है प्रॉफिट्स डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए थे और आशुतोष गोयनका ने क्या करा, उसके बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करा, एनालाइज करा। गोयनका ने क्या करा, उनके बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करा, एनालाइज करा। जब हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था तो उसके फंक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनका ये फंक्शन होता है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और वो ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सेम एज आशुतोष गोयनका ने भी क्या करा, बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करा, एनालाइज करा। तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आशुतोष गोयनका जो है टॉप लेवल के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टेट 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोयनका। अब हमें बताना है कि अदर 3 फंक्शन कौन कौन से हैं जो आशुतोष गोयनका परफॉर्म कर सकते हैं। टॉप लेवल के ऊपर काम करते हैं तो वो और कौन कौन से फंक्शन कर सकते हैं, फॉर्मुलेट पॉलिसीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। और वो क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं उन सब के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये काम होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के अंदर वो क्या सेट करे, कोऑर्डिनेशन सेट करे ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है, मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड water heaters in the first year of its operation. The revenue earned by the company was just sufficient to meet its cost. To increase the revenue, the company analyzed the reasons behind the less revenues. After analyzing, the company decided to reduce the labor cost by shifting the manufacturing unit to a backward area where labor was available at very low rate. Next point, to start manufacturing solar water heaters and reduce the production of electric water heaters slowly. This will not only help in covering the risk but also helping meeting other objectives. Identify and explain the objectives of management discussed above. अब इस केस में क्या है, जो मेगा लिमिटेड थी वो वाटर हीटर्स के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में थी। तो उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कुछ मॉडिफिकेशन किया। उन्होंने क्या करा, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बैकवर्ड एरियाज में लगाया ताकि वहां पे उन्हें लो कॉस्ट लेबर मिल सके। और क्या करा, सोलर वाटर हीटर्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करा अदर देन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स। तो अब हमसे पूछा गया है कि इस मॉडिफिकेशन के थ्रू उन्होंने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को क्या करा, फुलफिल करा। अब मैनेजमेंट के अंदर हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फुलफिल करे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल।
सोशल ऑब्जेक्टिव उसने कैसे फुलफिल करा, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैकवर्ड एरिया में लगाई ताकि वहां पर भी क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके। तो उसके थ्रू उन्होंने अपना सोशल ऑब्जेक्टिव क्या करा, फुलफिल करा। सेकंड, उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर मॉडिफिकेशन क्यों किया, ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 तरह के आते हैं, सर्वाइव, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो उन्होंने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए अपने मैनेजमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन करा। तो इसके थ्रू मेगा लिमिटेड ने अपना ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल ऑब्जेक्टिव को क्या करा है, फुलफिल करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे इसी में पूछ रहा है, स्टेट एनी 2 वैल्यूज विच द कंपनी वांटेड टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कंपनी कौन कौन सी वैल्यूज जो है सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहती है। सबसे पहले ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उन्होंने बैकवर्ड एरिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया। तो एक वो अपना कन्वे करना चाहती है रूरल डेवलपमेंट। और सेकंड ऑब्जेक्टिव जो अपना वो कन्वे करना चाहती है, वो क्या करना चाहती है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सोलर वाटर हीटर्स का प्रोडक्शन करा अदर देन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स। तो ये 2 वैल्यूज जो है जो वो सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज का डिस्कशन कर लिया है। I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thanks for watching this video.